विद्यार्थियों, आज की कक्षा का उपविषय है उत्साह कविता और अट नहीं रही है। यहाँ पे दो कविताएं हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा जो कविताएं रचित हैं, और इन कविताओं में हम आज इसके काव्य सौंदर्य, इसके भाव सौंदर्य और जो परीक्षा आधारित प्रमुख प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले भी अपनी दो कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं कि काव्य खंड में इस वर्ष हमारे लिए 2021 की जो आपकी परीक्षा होनी है उसमें निम्नलिखित ये 6 कविताएं शामिल हैं। सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सवैया कवित्त, उत्साह, अट नहीं रही है और कन्यादान, जिसमें से आज हम चर्चा करेंगे उत्साह और अट नहीं रही है। इससे पूर्व हम सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सवैया कवित्त जो कि देव द्वारा रचित हैं, उनके बारे में हम कक्षा में चर्चा कर चुके हैं और उसकी जो वीडियोस हैं वो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर कोई विद्यार्थी इन कक्षाओं में शामिल नहीं हो सका था तो वो पुनरावृत्ति के लिए उनको YouTube के माध्यम से भी देख सुन सकता है, समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो कविता है उत्साह और अट नहीं रही है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विरचित कविताएं हैं। निराला जी मुख्यतः छायावाद के कवि माने जाते हैं और इसके साथ साथ प्रगतिवाद में भी उनका श्रेय सर्वोत्तम कहा जा सकता है। वो एक तरफ तो ओज और वीर रस की बात करते हैं तो दूसरी तरफ वो श्रृंगार और माधुर्य और प्राकृतिक सौंदर्य की बात भी करते हैं। इसलिए जो निराला हैं उन्हें हम छायावादी कवि के रूप में भी मानते हैं, जानते हैं, और इसके साथ साथ प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि के रूप में भी जाना और माना जाता है। यहाँ पे जो दोनों कविताएं हैं, जो उत्साह कविता है उसका केंद्रीय रस जो है वो वीर रस है और ओज गुण से संचालित कविता है, और दूसरी तरफ जो अट नहीं रही है कविता, ये प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ी कविता है, तो ये छायावादी प्रभाव लिए हुए है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद का पुरोधा कवि भी माना जाता है। यानी कि हिंदी साहित्य के अंदर जब द्विवेदी युग तक छंदबद्ध कविता को ही काव्य या काव्य जगत के जो पुरोधा लोग मान्यता देते थे, उस दौर में, उस समय में सबसे एक क्रांतिकारी कदम जो निराला जी ने उठाया वो मुक्त छंद के रूप में उठाया। यानी कि उन्होंने जो कविताएं लिखी वो मुक्त छंद की कविताएं लिखी। लेकिन यहाँ पर जो अट नहीं रही है कविता, ये छंदबद्ध रचना भी है। यानी कि उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि न केवल वो मुक्त छंद के बल्कि छंदबद्ध कविताओं के भी सिरमौर कवि हैं। अगर आप इसका सस्वर वाचन सुनना चाहते हैं तो ये दोनों कविताएं हमारे YouTube चैनल के ऊपर सस्वर वाचन के रूप में नहीं, यानी कि गायन शैली के रूप में उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्साह कविता की। उत्साह कविता में जो कवि लिख रहे हैं वो बादल को क्रांति का दूत मान रहे हैं। यानी कि जो उत्साह कविता है उसमें कविता में कवि ने बादलों को नया जीवन देने वाला और क्रांति का दूत माना है। यानी कि जो कवि हैं उनका ये मानना है कि इस प्रकृति के अंदर जो प्रकृति के जितने भी उपकारक हैं, जितने भी उपकरण हैं, वो किसी ना किसी रूप में मनुष्य को संदेश देते हैं कि क्रांति जो है वो मनुष्य के स्वभाव में होनी चाहिए। जहां पर भी अन्याय हो, अत्याचार हो, वहां पर क्रांति का होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रकृति इसका क्या कर रही है, स्वतः ही उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। तो उत्साह कविता की जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अर्थात इस कविता के अंदर जो कवि स्पष्ट करना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो बादल हैं वो प्रकृति को नया जीवन देते हैं। यानी कि जब धरती ग्रीष्म ऋतु के अंदर मुरझा जाती है, उसके अंदर निर्जीवता का संचार होने लगता है, उस समय जब आकाश में बादल छाते हैं तो बादल जल बरसाकर उसके अंदर क्या करते हैं, नव जीवन का संचार कर देते हैं। तो बादल गरजो जो कविता है, इन पंक्तियों में कवि ने बादलों का क्रांतिकारी रूप मुखरित किया है। कवि अपने प्रिय बादलों को गरजने
और समस्त आकाश का उग्रतापूर्ण घेराव करने। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर हो, धाराधर यानी धाराधार मूसलाधार जो बरसात है, धाराधर भी बादलों को कहा जाता है, कि आप इस समस्त आकाश को क्या कर लो, उग्रता पूर्वक घेर लो। जैसे क्रांतिकारी जो लोग होते हैं वो घेर लेते हैं, उसी प्रकार तुम भी क्रांतिकारियों की तरह इस पूरे आकाश को घेर लो। और बादल, और यहां पर बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है, यानी कि तुम्हारे अंदर क्रांति का जोश है। कवि नव जीवन वाले, और तुम क्या है, सबको नव जीवन देने वाले हो, प्रकृति को नव जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा, वज्र बिजली को कहा जाता है, तुम्हारे अंदर वज्र छिपा हुआ है, यानी बिजली छिपी हुई है। नूतन कविता फिर भर दो, जिस प्रकार कवि अपनी कविताओं के माध्यम से समाज के अंदर क्या लेके आता है, क्रांति की चेतना लेकर आता है, उसी प्रकार बादल भी क्या लेके आते हैं, इस प्रकृति के अंदर नवजीवन और चेतना लेकर आते हैं। जो निर्जीव हो चुकी प्रकृति है, अगर उसको कोई चेतना दे सकता है तो वो केवल बादल दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मानवीकरण के रूप में या रूपक के माध्यम से, यहाँ पे दो अलंकार प्रमुख रूप से विद्यमान है, मानवीकरण और रूपक अलंकार। बादलों को किसका रूपक माना है, क्रांति का दूत माना है या क्रांति का रूपक माना है। उसी प्रकार मानवीकरण, बादलों का यहाँ पे मानवीकरण किया है। जैसे हमने अलंकार की कक्षा में स्पष्ट किया था कि जब प्रकृति की जो निर्जीव चीजें हैं उसके अंदर सजीवता का आभास कवि देने लगे तो वो क्या हो जाता है, वो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो इन पंक्तियों के अंदर बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, तुम इस पूरे गगन को घेर लो, तुम ललित हो, ललित कहते हैं सुंदर को, ललित ललित काले घुंघराले। जो बादलों का यहाँ पे रूप रचना है वो किस प्रकार है, वो घुंघराले रूप में उसको दिखाया गया है। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बच्चों की जो कल्पना होती है वो मधुर होती है, सुंदर होती है, तुम भी उसी रूप में हो। विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय के अंदर विद्युत छवि विद्यमान है। वज्र छिपा, नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। जिस प्रकार कवि की कविता के अंदर क्रांति छिपी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय के अंदर भी क्या छिपी हुई है, क्रांति छिपी हुई है। इसलिए हे बादलों, तुम गरजो और तुम धाराधर हो, तुम मूसलाधार बरसात करो। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बताया था कि जो काव्यांश आधारित आपको 5 प्रश्न आते हैं, उसमें पहला प्रश्न जो रहता है वो कवि और कविता का नाम से संबंधित है। तो कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और कविता का नाम क्या है, कविता का नाम है उत्साह। तो इस प्रकार अगला प्रश्न जो है कि प्रस्तुत काव्यांश का या कविता का क्या कीजिए, प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता में कवि ने क्या किया है, बादलों को नया रूप, नया जीवन देने वाला बताया है, और क्रांति का क्या माना है, उनको दूत माना है। इन पंक्तियों में कवि बादलों के समान कविता को भी, देखिए बताइए, तुलना की गई है किसकी, बादलों की किसके साथ, कविता के साथ। तो बादलों के समान कविता को भी ललित कल्पना और क्रांति चेतना से युक्त वह रूप में प्रस्तुत करता है कि समाज के अंदर अगर क्रांति लेके आनी है तो साहित्य लेकर आएगा, कविता लेकर आएगी, उसके अंदर नवजीवन का जो संचार करेगी वो कविता करेगी। उसी प्रकार प्रकृति के अंदर जो निर्जीव हो चुकी, जो मुरझाई प्रकृति है, जो धरती है, उसके अंदर नवजीवन का संचार कौन करते हैं, बादल करते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, कवि ने किसे गरजने के लिए कहा है, तो कवि ने बादल को गरजने के लिए कहा है। कवि के अनुसार बादल अपने हृदय में क्या छिपाए हुए हैं, तो कवि के अनुसार बादल अपने हृदय में विद्युत छवि यानी कि वज्र छिपा, विद्युत बिजली छिपाए हुए हैं। बादल के काले घुंघराले बाल किसके समान हैं, बादल के जो काले घुंघराले बाल हैं वो बाल कल्पना के समान है। बाल कल्पना के से पाले, सा से सी आ जाए तो उपमा अलंकार भी होता है। और इसी प्रकार धाराधर का अर्थ क्या है, तो धाराधर का अर्थ होता है बादल। तो बादल का पर्यायवाची है धाराधर, क्योंकि उससे मूसलाधार बरसात होती है। इसके पश्चात अगला जो काव्यांश है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन,
आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। विकल यानी कि व्याकुल, उन्मन थे, उदास थे, विश्व के निदाग के सकल जन। पूरी दुनिया जो है ग्रीष्म ऋतु के कारण, जल ना होने के कारण क्या थी, उदास थी, विकल थी और जल रही थी। निदाग कहते हैं जलना, गर्मी के कारण जल रही थी। तभी आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कोई दिशा निर्धारित नहीं है कि किस दिशा से बादलों का आगमन होगा, लेकिन बादल आए अज्ञात दिशा से और अनंत के घन आए, जिसका कोई अंत नहीं है, उसे अनंत कहा जाता है। उनका कोई अंत नहीं है, कोई पारावार नहीं है। अनंत के घन, तप्त धरा जलती हुई धरती को जल से, पानी से वृष्टि करके शीतल कर दो, बादल गरजो। अर्थात तुम गरजो ताकि तुम्हारी गर्जना के पश्चात जो बरसात हो उससे पूरी जलती हुई धरा क्या हो जाए, वो शीतल हो जाए। उसी प्रकार क्रांति की कविता के बाद समाज के अंदर जब चेतना जागृत हो तो समाज के अंदर जितने भी अत्याचार की गर्मी है, जितने भी अत्याचार के कारण जो पीड़ित लोग हैं, जो विकल लोग हैं, जो उदास लोग हैं, वो भी क्या हो जाएं, शांत हो जाएं। अर्थात उनको भी शांति प्राप्त हो सके। तो इसमें पहला और दूसरा प्रश्न वही है, काव्यांश से जुड़ा हुआ और कवि का नाम या कविता का नाम। और इसी प्रकार दूसरा प्रश्न प्रसंग से संबंधित है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि इसके अंदर कवि ने क्या किया है, बादलों का मानवीकरण किया है, उसे ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों का रूपक माना है। और इसी प्रकार जो तीसरा प्रश्न है, कवि ने किसका आह्वान किया है, कवि ने बादल का आह्वान किया है। कवि को संपूर्ण विश्व में मनुष्यों की दशा कैसी दिखाई देती है, तो कवि को संपूर्ण विश्व में मनुष्य पीड़ित दिखाई दे रहे हैं और उदास दिखाई दे रहे हैं। कहा है ना उसने, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल यानी कि उदास थे, उन्मन उदास, विकल यानी कि पीड़ित थे। बादल किस दिशा से आकर बरसते हैं, तो बादल अज्ञात दिशा से आकर बरसते हैं। यानी बादलों का जो बरसना है वो किस दिशा से है, अज्ञात दिशा से है। कोई निर्धारित नहीं है कि किस दिशा से आकर बादल बरसेंगे। इसके पश्चात अगली जो कविता हम ले रहे हैं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा विरचित है, वो है अट नहीं रही है। और इस कविता के अंदर जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि कवि क्या कर रहे हैं, वो फागुन मास की जो सुंदरता है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसके अंदर छायावादी प्रभाव देखने को मिलता है। तो अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अगर आप इस कविता का सस्वर वाचन सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसका वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको सुन सकते हैं। बड़ी ही सहजता के साथ आप इसको, पूरी कविता को याद भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जहां से आप इसको देख सकते हैं। तो इस कविता का प्रस्तुत पद्यांश के कवि और कविता का नाम, तो कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता का नाम क्या है, अट नहीं रही है। दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका परिचय दीजिए। तो इस कविता में कवि ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। छायावादी प्रभाव देखने को मिल रहा है। इन पंक्तियों में कवि फागुन माह के सुंदर दृश्यों का वर्णन कर रहा है। क्या कह रहा है कि अट नहीं रही है, यानी कि समा नहीं रही है। जो फागुन मास की आभा है, यानी सुंदरता है, फागुन की तन सट नहीं रही है, वो पूरे शरीर में और मन में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कहीं पर भी सांस ली जाए तो वहां पे सुगंध ही सुगंध है, क्योंकि प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है। फागुन मास के अंदर प्रकृति में चारों तरफ हरियाली और पुष्प खिले रहते हैं, तो वहां उसकी जो खुशबू है वो ऐसा लगता है कि जैसे घर घर, हर दिल, हर हृदय उससे भर चुका है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और जो खुशबू है, जो सुगंध है, वो पूरे आकाश पे उड़ती हुई महसूस होती है, अनुभव होती है। और इतनी अधिक सुंदरता है कि अगर कवि कहता है कि मैं आंख हटाना चाहूं भी तो आंख हटा नहीं सकता, यानी कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है।
अगर मैं इस प्रकृति से आंख हटाना भी चाहूं तो भी प्राकृतिक सुंदरता से आंख नहीं हटा सकता। तो कवि ने इन पंक्तियों में किसे संबोधित किया है? फागुन मास को ध्यान रखिएगा। अगर आपको उत्साह कविता में से पूछा जाए कि कवि किसको संबोधित कर रहा है या किसका आह्वान कर रहा है, तो बादलों का आह्वान कर रहा है। और अगर फागुन मास की अट नहीं रही कविता की बात आए तो वहां पर कवि किसका आह्वान कर रहा है, किसको संबोधित कर रहा है? वो फागुन मास को संबोधित कर रहा है। इसके पश्चात किसकी आभा समाये नहीं समा पा रही। जैसा हमने बात की कि फागुन मास की जो सुंदरता है वो समाये नहीं समा रही है। इसके पश्चात किस कारण कवि की आंख हटाए नहीं हट रही है। तो फागुन मास की प्रकृति की सौंदर्याधिकता, सुंदरता इतनी अधिक है कि कवि की आंख उससे हटाए भी हट नहीं रही है। अगली पंक्तियां हैं, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, उर कहते हैं हृदय को या छाती को, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यानी कि जहां भी मैं देखता हूं वहां पर पेड़ों की जो डालियां हैं वो पत्तों से लद चुकी हैं, यानी प्रकृति के अंदर हरियाली छा चुकी है। कहीं हरी है और कहीं लाल दिखाई दे रही है, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल। नायक या नायिका के हृदय के ऊपर उन्होंने क्या है, मंद गंध पुष्पमाल, मंद मंद सुगंध वाले फूलों की माला अपने हृदय के ऊपर धारण कर रखी है। तो इस प्रकार की जो सुंदरता है, पाट पाट शोभा श्रीपट नहीं रही है। यानी कि अगर उसको कोशिश की जाए, उसको समझने की, उसको महसूस करने की, उसको अपनी आंखों में समेट लेने की, तो उस शोभा को, श्री को भी, श्री का अर्थ भी क्या होता है? सुंदरता। उस सुंदरता को अगर समाने की, पाटने की, शोभा की जाए, प्रयास किया जाए तो उसको पाट पाना संभव नहीं है। यानी कि सुंदरता इतनी अधिक है कि उसको किसी भी तरीके से समेटा नहीं जा सकता। तो वही पहले दो प्रश्न आपके क्या रहेंगे, कवि का नाम और कविता का नाम, और उसके बाद काव्य सौंदर्य या उसका क्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या में आप लिखेंगे कि इस कविता के अंदर कवि ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। तो तीसरा प्रश्न क्या है, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? कूट कूट कर शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है। कवि ने पेड़ पर खिले पुष्पों की तुलना किससे की है? तो कवि ने पेड़ पर खिले पुष्पों की तुलना छाती पर पड़ी मंद गंध से युक्त फूलों की माला से की है। ऐसा लगता है कि जो पेड़ पर लगे हुए फूल हैं, पौधे पर लगे हुए जो फूल हैं, वो किस प्रकार लगे हुए हैं, जैसे कि उनकी बनी हुई माला नायक अथवा नायिका ने धारण कर रखी हो। पेड़ की डालियां कैसी है? पेड़ की डालियों पर कहीं हरे और कहीं लाल पत्ते, यानी किसलय, किसलय किसको कहा जाता है? पत्ते को कहा जाता है, वो दिखाई दे रही है। और किसकी शोभा श्री? शोभा और श्री का मतलब सुंदरता पट नहीं रही है। तो फागुन मास की जो शोभा श्री है वो पट नहीं रही, अर्थात समा नहीं रही है। इसके पश्चात आगे बढ़ रहे हैं हम शिल्प और भाव सौंदर्य पर। तो जैसा कि हमने उस दिन भी चर्चा की थी, इससे पूर्व की जो कविताएं हैं, कि उत्साह और अट नहीं रही कविता, इन दोनों के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह जो है यह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, जिसमें कवि ने एक और तो बादल को लोगों की प्यास बुझाने वाला, आकांक्षाएं पूरा करने वाला बताया है, तो दूसरी ओर नई कल्पना और नए अंकुरों के लिए क्रांति दूत बताया है। जो पृथ्वी के अंदर, जो जमीन के अंदर दबे हुए बीज हैं, वो किसको बुलाते हैं? वो बादल को पुकारते हैं कि तुम आओ, कि तुम्हारे बरसने से हमें शक्ति प्राप्त हो, हमें चेतना प्राप्त हो, ताकि हम अंकुरित हो उठें। और इसी प्रकार जो दूसरी कविता है, अगर आपको इसका भाव सौंदर्य बताना हो तो अट नहीं रही है कविता। इस कविता में फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो ये इन दोनों कविताओं का क्या रहेगा? भाव सौंदर्य रहेगा। एक बार पुनः देख लीजिए कि उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, जिसमें कवि ने एक और तो बादलों को लोगों की प्यास बुझाने वाला और आकांक्षाएं पूरा करने वाला बताया है, तो दूसरी ओर नई कल्पना, नए अंकुरों के लिए क्रांति दूत बताया है।
और जो अट नहीं रही है कविता, इसमें कविता में कवि ने फागुन मास की सुंदरता का या सौंदर्य का वर्णन किया है। अब आती है बात किसकी? शिल्प सौंदर्य की। तो शिल्प सौंदर्य के अंदर जो उसकी भाषा है, सूर्यकांत त्रिपाठी की जो भाषा, निराला की जो भाषा है, वो खड़ी बोली है। शब्दावली क्या है? तत्सम भी है। और जब हम बात करते हैं अट नहीं रही है कविता, इसमें देशे शब्दावली भी है। और जो पहली कविता है उत्साह कविता, जैसा हमने बताया था कि प्रगतिवादी रचना है, तो इसके अंदर ओज गुण है और वीर रस है। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं अट नहीं रही है कविता, इसके अंदर माधुर्य और प्रसाद गुण है, क्योंकि ये श्रृंगार प्रधान और शांत रस की कविता है। शब्द शक्ति कैसी है? लक्षणा और अभिरा। लक्षणा मतलब प्रतीक मानते हुए। बादलों को किसका प्रतीक माना है? क्रांति का प्रतीक माना है। इसी प्रकार छंद क्या है? मुक्तक छंद है किसके अंदर? उत्साह कविता के अंदर। और जो हमारे पास अट नहीं रही है कविता, ये एक छंदबद्ध रचना है। अलंकार लक्षण के आधार पर चुनना है। आपको मैंने बताया कि बादल राग कविता के अंदर आपको मानवीकरण अलंकार भी देखने को मिल रहा है, रूपक भी बनाया है, बादल को क्रांति दूत का रूपक माना है। और बाल कल्पना के से पाले, के और से के कारण तुलना की गई है, तो उपमा अलंकार है। और घेर घेर ओ पारावार, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी दृष्टिगोचर होता है। तो जिस प्रकार का भी लक्षण हो, क्योंकि अलंकार की कक्षा हम उसके अंदर स्पष्ट कर चुके हैं कि किस प्रकार आप रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण इन अलंकारों की पहचान क्या है, उन अलंकारों की पहचान को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हैं? अलंकार का चयन कर सकते हैं। तो इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 2017 से लेकर 2020 तक की कक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न वही है, उत्साह कविता का जो सार है या शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो उत्साह कविता का सार आपको बता दिया कि बादल को किसका रूपक माना है? क्रांति दूत का रूपक माना है कि प्रकृति जो निर्जीव हो चुकी है, उस निर्जीव हो चुकी प्रकृति को जल बरसाने वाली शक्ति कौन है? बादल है। और उत्साह और दुखी लोगों की पीड़ा को हरने वाला किसको माना है? बादलों को माना है, जो इस मुरझाई धरती के अंदर क्या करते हैं? जीवन का संचार करते हैं। तो ये कविता वीर रस का संचार करती है, क्रांति चेतना का संचार करती है, इसलिए जो इसका शीर्षक रखा गया है वो उत्साह रखा गया है। तो उत्साह कविता का यही सार है और शीर्षक है। और इसका शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया वो आपको स्पष्ट किया। अगला प्रश्न इसमें आया था कि कविता में कवि बादल को किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, यानी बादलों को किन किन रूपों में मानता है, या कवि और बादल में क्या समानता है। तो जिस प्रकार जल बरसाने वाली शक्ति कौन है? बादल है। संघर्ष और उत्साह का भावक कौन है? वो भी बादल है। दुखी लोगों की पीड़ा को हरने वाला कौन है? वो भी क्या है? बादल है। तो बादलों को तीन रूपों में दिखाया गया, जल बरसाने वाली शक्ति, संघर्ष और उत्साह का भावक, और दुखी लोगों की पीड़ा को हरने वाला। लेकिन दूसरी तरफ जब कवि के साथ इसकी तुलना करते हैं तो कवि भी इसी प्रकार का कार्य करता है। कवि क्या करता है? कवि निराश लोगों की निराशा को दूर करता है। और बादल मुरझाई धरती में जीवन का संचार करते हैं। यानी कि जिस प्रकार प्रकृति के अंदर बादलों की भूमिका है, उसी प्रकार समाज के अंदर किसकी भूमिका है? वो कवि की और कवि की कविताओं की भूमिका है। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा गया है कि अट नहीं रही है कविता में फागुन मास की सुंदरता का जो वर्णन किया गया है उसको स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आपको बता दिया कि कवि मानता है कि फागुन मास इतना सुंदर है कि अगर उसको प्रयास किया जाए आंखों में उसको समेटने का, तो उसकी सुंदरता को, उसकी हरियाली की, प्रकृति की जो सुंदरता है उसको समेटने की कोशिश की जाए तो वो समेटने की कोशिश पूर्ण नहीं हो सकती। तो ये थी आज की जो कविता उत्साह और अट नहीं रही है। कल हम मिलेंगे अगली और इस पाठ्यक्रम में संकलित अंतिम कविता जो ऋतुराज द्वारा रचित है, कन्यादान, उसके साथ। कल सही 8 बजे अपनी कक्षा में उपस्थित रहिएगा।